इंतजार आपका खत्म हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आज जो है अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, खासकर इसके जो एमएससी एंट्रेंस है या फिर जेम की एग्जाम है और नेट की एग्जाम है, गेट की एग्जाम है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? चले तो अगर एक रफ आइडिया अपन दें स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है 20% के आसपास। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो तीनों टाइप की है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इसका वेटेज जो है वो 20% होता है। अगर मान लो कि 100 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5% आप कर सकते हो कि जैसे एमएससी वगैरह की जो एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमएससी लेवल पर आपकी एमएससी एंट्रेंस मान लो, आप आईआईटी जेम मान लो, उनमें आपके 15-16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जबकि नेट गेट इनमें जो है 20 से 25-30 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है नहीं है? तो सबसे पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तैयार हो तो आ जाओ मैदान में। देखो, इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है ना? तो बेटा ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है। क्या है भाई? वर्ड जरूर लिख लेना। क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड एनालिटिकल टेक्निक है। आप इसके द्वारा किसी भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो एनालिसिस मोलिकुलर लेवल पे हो, चाहे वो एनालिसिस एटॉमिक लेवल पे हो, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? इसका जो मोटिव है वो एनालिसिस करने का है, पहली चीज। तो इसके द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर को आप डिटरमाइन कर सकते हो। देखो इधर, इससे क्या करोगे आप? डिटरमाइन एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं कि इसमें एनर्जी लेवल्स वगैरह किस प्रकार से होंगे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है नहीं है? एटम्स में। और अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी चीज है मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, वो पता होनी चाहिए आपको। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात हो जाएगी आपके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की बात हो जाएगी आपकी। ठीक है नहीं है? कॉन्जुगेशन की बात हो जाएगी, किस प्रकार के प्रोटॉन हैं वो भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है नहीं है? और ये जो सारा फिनोमेना आप डिटरमाइन कर सकते हो या डिटेक्ट कर सकते हो, वो केवल एक ही चीज से कर सकते हो आप, और वो चीज है आपकी बाई द इंट्रैक्शन, ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। बार एक ही चीज मैं कहता हूं आपको कि इस यूनिवर्स में केवल दो ही चीज है, एक तो आपका है मैटर और एक है आपकी एनर्जी। अगर एनर्जी और मैटर को एक दूसरे के साथ आप कभी इंटरेक्ट करवाओगे, यानी कि दो जनों को आप लड़ाई करवाओगे, भिड़वाओगे उनको, तो रिजल्ट आएगा आपके पास। ये रिजल्ट ही अपना क्या करेगा बेटा? डिटरमाइन करेगा एटॉमिक और मोलिकुलर स्पेक्ट्रम।
मोलिकुलर स्ट्रक्चर को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन मोटिव है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो ये है कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में। इसी इंटरेक्शन का रिजल्ट जो है वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन या वी कैन इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड, जो भी आप बोलना चाहो, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एनालिसिस तो और भी टेक्निक करती हैं, लेकिन जिन एनालिटिकल टेक्निक्स में ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता, जिन एनालिटिकल टेक्निक्स में ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहलाती है। ठीक है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी? स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री क्या कहलाएंगी बेटा? स्पेक्ट्रोमीट्री कहलाएगी। जैसे मास स्पेक्ट्रोमीट्री, नाम सुना होगा ना मास का। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है आपका, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीट्री है। उसमें हम ईएमआर का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, ईएमआर की जगह हाई एनर्जाइड इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं अपन, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड है, इसमें केमिकल आयनाइजेशन भी होता है। समझ में आएगी बात? फास्ट एटम बम्बार्डमेंट भी होता है, लेकिन कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चर्चा नहीं होती। तो जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है वहां पे अपन क्या लगाते हैं, क्या यूज में लेते हैं? स्पेक्ट्रोमीट्री यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोमीट्री। देखो सारी चीजें हमें समझनी है, इसकी एक एक बारीक से बारीक चीज समझनी है। तो सबसे पहले अपन एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। पहले अपन चर्चा करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। और ध्यान रखना, एक चीज और बता दूंगा आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वांटम के फंडे चलेंगे। क्या चलेंगे? इतने हैवी नहीं आएंगे, बिल्कुल बस ये है क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो बार बार काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन काम ही क्वांटाइजेशन का कर रहे हैं। क्योंकि रेडिएशन जो होती है वो क्वांटीकृत होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और क्वांटाइज्ड का अपन इंटरेक्शन करवाते हैं किससे? मैटर से, और वो रिजल्ट देता है आपको। ठीक है नहीं है? अब जो चेंजेस अपन देखते हैं, ढंग से समझना, वो चेंजेस देखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही देखते हैं कि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आया है उसकी में। तो पहले हमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो यहाँ पे काम में आने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है नहीं है? फिर कह रहा हूं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? और अगर आपने मैटर का एनालिसिस किया तो, अगर मैटर का एनालिसिस किया तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट नहीं होगा, वो फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट होगा, लेकिन वो भी एक सर्टेन रीजन में। जैसे यूवीआईआर जो रीजन होता है, यूवीआईआर रीजन में आप अगर इस मैटर की स्टडी करोगे आप, ठीक है, मैटर की स्टडी करोगे तो वो फोटोकेमिस्ट्री कहलाएगी आपकी। क्या कहलाएगी? फोटोकेमिस्ट्री। क्लियर है? वो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है जब मैटर की स्टडी हो रही है। आप यहां पे किसकी स्टडी करोगे बेटा? ईएमआर की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ईएमआर के क्या क्या प्रॉपर्टी है, ईएमआर होती क्या है, कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, देखो रेडिएशन जो है उसको अब डिटेल से अपन देखने जा रहे हैं क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में ये। आप बोलोगे सर ये लाइट है क्या? ना, लाइट जो है वो एनर्जी सोर्स है। क्या बेटा? एनर्जी सोर्स। और मैंने ये लिखा है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है नहीं है? हालांकि अपन कई बार क्या करते हैं, ईएमआर जो है उसको लाइट बोल देते हैं, लाइट को ईएमआर बोल देते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो ईएमआर से बनी हुई है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है सूर्य देवता, ये रहे अपने सूर्य देवता, और सूर्य देवता से जो रेडिएशंस निकलती हैं,
लाइट्स निकलती हैं, अपन ये बोल दें लाइट्स निकलेंगी, लाइट्स जो निकलेगी वो जिस फॉर्म में होती है, एनर्जी जिस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे डेडली होती है वो कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज के बाद में आता है आपका सेकंड, वो गामा रेज होती है। कौन सी होती है? गामा रेज। और गामा रेज के जो बाद में आता है वो आपका आता है एक्स रेज। क्लियर है? एक्स रेज के बाद में जो आता है वो आता है आपका यूवी रेज, यूवी रेज। यूवी रेज के बाद में आता है आपका विजिबल। कौन सा आता है? विजिबल। और विजिबल के बाद में जो लाइट आती है वो आती है आपकी आईआर, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के बाद में जो लाइट आती है वो क्या कहलाती है? आपकी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और लास्ट में जो है वो है रेडियो वेव। कौन सी है बेटा? रेडियो वेव। तो बेसिकली जो है सनलाइट से ये जो है सारी सनलाइट की टाइप है, और यही सारी आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको नाम से पता लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। क्या भाई? एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो वो रेडिएशन जिसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि अपन जनरली वेव को 2D फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? वेव का 3D फॉर्म है। ठीक है कि नहीं है? कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपोनेंट यूं चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूं चलेगा, ध्यान रखना, और मैग्नेटिक कंपोनेंट यूं चलेगा। आप अपोजिट भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरी है कि इन दोनों का परपेंडिकुलर होना। और ये जो होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के कोप्लेनर होती है। ये क्या होती है? कोप्लेनर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ भी नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कहीं भी ट्रांसमिट कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम स्पेसिफाई नहीं होती। और इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होता है एक दूसरे के क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के कोप्लेनर होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी देखी है अपन ने। अब एक्चुअल में क्या है, दिमाग थोड़ा सा आप बिल्कुल सोचना एक बार दिमाग से, क्या कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो कहीं पे क्या है इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट काम में आता है, जैसे एनएमआर में मैग्नेटिक कंपोनेंट काम में आता है। कहीं इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काम में आता है, जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काम में आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो जरूरी है कि इसका जो ये जो कंपोनेंट है ये मैटर के किस कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैटर आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। पता है आपको? मैटर आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में क्या बताया था? रेडिएशन के बारे में आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन ने क्या कहा था? रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर। जबकि मैटर के बारे में किसने बताया था? मैटर के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि मैटर हैव ड्यूअल नेचर। पार्टिकल नेचर तो समझ में आती है, ठीक है कि नहीं है? और फिर क्या है इसकी? वेव नेचर। तो बहुत सारे फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है कि नहीं है? पहले इसके अपन पैरामीटर्स तो देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैरामीटर क्या होंगे, ठीक है कि नहीं है? तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन पैरामीटर्स की बात करते हैं। लिख लीजिए। तो पहले अपन वेव पैरामीटर को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद पार्टिकल पैरामीटर को, ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहला आता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो वेव होती है आपकी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द है ना ओसिलेट करती है। क्या करती है बेटा? ओसिलेट करती है, ठीक है कि नहीं? इस ओसिलेशन में ये मैक्सिमम कितना हाइट लेती है या मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट शो करती है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? एम्पलीट्यूड। तो अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम
या मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन नोन एज एम्पलीट्यूड। लिख लेना ये डेफिनेशन। तो अगर अपन बात करें किसी वेव का एम्पलीट्यूड मतलब इस प्रकार से ऑसिलेट कर रही है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, ज्यादा है। तो अपन एम्पलीट्यूड से बता सकते हैं कि किस वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है, किस वेव की इंटेंसिटी कम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही है जो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है नहीं है। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है बेटा समझना, सॉरी वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ। ठीक है नहीं है। लेकिन वेव का इनिशियल पॉइंट हमें पता नहीं लगता क्योंकि वेव तो कंटिन्यूअसली मूव करती है। क्या भाई, कंटिन्यूअसली मूव करती है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये मीन पोजीशन है, आप समझो ना, ये इस प्रकार से कोई वेव मूव कर रही है। ठीक है नहीं है। वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेव। तो अगर आप बात करो यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ये वाला इनिशियल पॉइंट है, लेकिन पता थोड़ी है ये इनिशियल है क्योंकि वो तो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो अपन इनिशियल पॉइंट को नहीं डिटरमाइन कर सकते। अपन क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है बेटा, क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमा, और ये है मिनिमा। ठीक है। इनको अपन दूसरे वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसको तो बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रेफ्ट। ठीक है, दोनों क्लियर है। तो मैक्सिमा जो होंगे वो पॉजिटिव साइड के होंगे और मिनिमा होंगे वो नेगेटिव साइड के होंगे। ऐसे ये जीरो है मीन पोजीशन। क्लियर है। तो ये मैक्सिमा है और ये यहां पे मैक्सिमा बन रहा है। तो अपन क्या करते हैं, मैक्सिमा को पकड़ते हैं या मिनिमा को पकड़ते हैं, आपकी इच्छा की बात है। और हम क्या बोलते हैं कि दो एडजेसेंट, आप बोल दो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा नोन एज वेवलेंथ। क्या भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा बोल दो, क्रेस्ट बोल दो, वो वेवलेंथ कहलाएगी आपकी। ठीक है नहीं है। और आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, आपका वेवलेंथ कहलाएगा। कोई दिक्कत। ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे, तो यहां पे वेवलेंथ आपकी कम है, देखो इधर आप, और यहां पे जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। तो वेव के क्रेस्ट और ट्रफ्ट के बीच की डिस्टेंस से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, आप वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो कि किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पलीट्यूड तो यूनिट लेस है। ठीक है। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, जनरली होगी, आपको पता है इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर। अच्छा मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, मीटर, डेसीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। क्या है बेटा, माइक्रोमीटर। फिर माइक्रोमीटर के बाद में नैनोमीटर आती है। नैनोमीटर को मिली माइक्रोन भी कहते हैं, लिख लेना ये चीज। क्या कहते हैं बेटा, मिली माइक्रोन भी कहते हैं। किसको, नैनोमीटर को, ये जरूर लिख लेना। फिर आता है एंगस्ट्रॉम, उसके बाद में आता है एंगस्ट्रॉम के बाद में पिकोमीटर और फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली 10⁻⁻1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -6 है, ये -9 है, ये -10 है, ये -12 है और ये माइनस है कितनी है, 15। ठीक है कि नहीं है। तो मीटर के साथ रिलेशनशिप आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये वेवलेंथ की बात हुई आपकी। दूसरी चीज मैं समझा रहा हूं, ज्यादातर जो है स्टैंडर्ड के रूप में हम कौन सी वेवलेंथ लेना पसंद करते हैं बेटा, नैनोमीटर ज्यादातर काम में आएगी अपने। क्या आएगी, ज्यादातर जो आएगी वो बेटा नैनोमीटर आएगी। इसलिए नैनोमीटर को स्टैंडर्ड मानते हैं। एक इंस्टीट्यूट है उसने इसको क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेव। ठीक है कि नहीं है। अब वेव को नंबर कैसे बनाएंगे, कितनी वेव है, अपन बोल नहीं सकते ना कि वेव का नंबर क्या बनाएंगे, कितनी वेव। तो अपन क्या करते हैं, वेव की लेंथ को पकड़ते हैं। तो वेवलेंथ यूनिट को अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, वेवलेंथ की यूनिट को। जैसे एक वेवलेंथ की यूनिट ये रही, दूसरी ये रही, ये तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ये यूनिट है।
ठीक है नहीं है? तो एक पॉइंट से दिए हुए समय में, या यूनिट टाइम बोल दो, आपकी इच्छा की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। तो आप ये बोल दो कि नंबर ऑफ वेव विच पास आउट थ्रू ए पॉइंट, ठीक है नहीं है, इन यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इन टर्म ऑफ वेवलेंथ यूनिट। वेवलेंथ की यूनिट में अपन क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन ये बोलेंगे द नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। क्या कहलाएगी आपकी वेव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और आपको अच्छी तरह पता है कि फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। और फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला होता है, इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है बेटा ये 1/2 k/μ। क्या है ये? ठीक है नहीं? ये हर्ट्ज में, काई में, हर्ट्ज में यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ज्यादातर यही काम में आता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है m आ जाएगा, रिड्यूस मास है, ये फोर्स कांस्टेंट है पाई, आप जानते ही हो अच्छी तरह। ठीक है नहीं? अब समझना इसको आप कि इसकी जो यूनिट है वो यूनिट हमने लिखी है हर्ट्ज, और हर्ट्ज जो होती है वो सेकंड इनवर्स की इक्वल होती है। यानी कि हर्ट्ज लिख दो चाहे सेकंड इनवर्स लिख दो। अब इसको मेगा हर्ट्ज करोगे आप, मिनट इनवर्स करोगे, ठीक है नहीं है, किलो हर्ट्ज करोगे, वो आप अपने हिसाब से चेंज करोगे। एक चीज और ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है वो होती है साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड। देखो इधर ये वेवलेंथ, यहां से ये वेव जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रही है, तो ये इसका 1 साइकिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 साइकिल। यानी कि एक मिनिमा से दूसरी मिनिमा तक पहुंचने के ड्यूरेशन में जो साइकिल बनेगा वो 1 साइकिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 साइकिल। आप यहां से इसको कट कर दो वेव को, और इसको क्या बना सकते हो आप? सर्कल बना सकते हो। ए पॉइंट और बी पॉइंट एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये एक साइकिल बन गया। ठीक है नहीं है? तो एक सेकंड में कितनी वेव कितने साइकिल बना रही है वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है? अगर मान लो कि आपकी लेंथ जो है वो कम है, आप समझना, अगर आपकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, और अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो एक चीज ध्यान रखना कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है, बड़ी है, तो साइकिल वो क्या करेगा? बड़े बनाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ छोटी है तो क्या बनाएगा? वो छोटे सर्कल बनाएगा, साइकिल छोटा होएगा उसका, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो अपन यहां से कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यूनिट आपको बता दी। एक यूनिट और है, फ्रेंसेल के नाम से आती है बेटा, फ्रेंसल, है ना? और एक फ्रेंसल में 10⁻12 हर्ट्ज होते हैं। ये लिख लेना, बहुत कम बुक्स वगैरह में दिया हुआ रहता है बेटा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है आपकी फ्रेंसल हो सकती है, ठीक है, और एक फ्रेंसल बराबर होता है आपका 10⁻12 हर्ट्ज। क्लियर है? तो ये 3 टर्म हमने जस्टिफाई की है। अभी 2 टर्म और बची हुई है अपने पास। वेव नंबर, देखो इधर, वेव नंबर एक्चुअल में क्या है? वेव नंबर को अपन न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है अच्छी तरह कि वेवलेंथ का इनवर्स क्या होता है बेटा? वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेवलेंथ। इसलिए जो वेव की यूनिट आई थी उसकी इनवर्स लगा देना, जैसे सेंटीमीटर इनवर्स, डेसीमीटर इनवर्स, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत? अब बोले सर वेवलेंथ आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, जरूरत क्या पड़ी वेव नंबर की? तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होती है यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में, आईआर रीजन में, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े टर्म्स आते हैं फ्रीक्वेंसी के, तो उन टर्मों को छोटा करने के लिए हमने क्या किया? वेव नंबर का, यानी कि अपने पास यूं मान लो कि भाई बड़ी वैल्यू न होकर, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना लार्ज वैल्यू में, तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने नया फिगर निकाला है, वो वेव नंबर कहलाता है। और वेव नंबर जो है वेवलेंथ का इनवर्स होता है। क्या होता है? वेवलेंथ का इनवर्स होता है। कोई दिक्कत? कोई समस्या? तो अपन क्या बोलेंगे इस वेव नंबर की डेफिनेशन? अपन बोलेंगे नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, ठीक है, पास आउट थ्रू ए पॉइंट डॉट 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 एरिया।
1 और फिर मैंने एरिया। अब आप 1 सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम और दे दिया, यहाँ पे टाइम नहीं है। क्लियर है? तो अपन बोल सकते हैं जो न्यू बार है वो किसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होएगा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होएगा। कोई दिक्कत? तो ये वेवलेंथ की बात है, वेव नंबर की बात है। तो वेव नंबर जो है आपके ज्यादातर जो है रोटेशनल, किसमें बेटा, रोटेशनल IR, जहां पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं है, वहां पे काम में ली जाती है वेव नंबर। और ये इसलिए जाती है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्ज वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यूज को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें वेव नंबर की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक वेव जो है वो किस रफ्तार से ट्रेवल कर रही है, ठीक है नहीं है। तो आपको पता है यूनिट की जरूरत ही नहीं है इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, जो भी आप यूनिट देना चाहो। अब ये देखो, आप जब सेंटीमीटर पर सेकंड ले रहे हो तो इसका मतलब लेंथ ट्रेवल की है इसने, और यहां पे आएगा आपका टाइम। क्या आएगा बेटा, टाइम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेंथ जो है वेव, अपन पता है लेंथ वेवलेंथ से देते हैं, और टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी से दिया जाता है। आप यूं मान लो कि टाइम फ्रीक्वेंसी से नहीं, ये टाइम इनवर्स हो गया, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, लेंथ इनटू टाइम इनवर्स। ठीक है बेटा? तो टाइम इनवर्स जो है आपको अच्छी तरह पता है फ्रीक्वेंसी से दिया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया वेवलेंथ और टाइम का, या आप बोल दो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन। क्या हो गया, तो वेवलेंथ आपकी लैम्डा है, वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, लैम्डा इंटू न्यू। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा v अपॉन लैम्डा। ठीक है, आपको पता है न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, बताया हुआ है, ठीक है नहीं, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की आप सेकंड डेफिनेशन भी दे सकते हो, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशियो क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। वेवलेंथ किसका भाई, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशियो क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। और यहां पे जो सी लिखा है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जनरली जो EMR होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी वैक्यूम में जो स्पीड होती है, वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, लाइट की वैक्यूम स्पीड इक्वल होती है। तभी तो अपन कई बार क्या करते हैं, लाइट और रेडिएशन को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। कहीं जगह सेम मानते हैं, कहीं जगह नहीं मानते। अपने दिमाग में ये रखना है कि लाइट और EMR दोनों अलग अलग चीजें, एक नहीं है। दिमाग में फिट रखना है इस चीज को बेटा, ठीक है नहीं है। तो ये 5 वेव पैरामीटर अपन ने पढ़े थे। अब जो है अपन ये जानते हैं, अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पास पार्टिकल पैरामीटर कौन सा है। तो पार्टिकल पैरामीटर जो है एक ही है, आपको पता होना चाहिए, वो है एनर्जी। क्या है बेटा, एनर्जी। और एनर्जी भी प्लांक वाली एनर्जी, और कोई सी एनर्जी नहीं, प्लांक की, क्योंकि क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो प्लांक ने दिया था। देखो हाँ जी, सेकंड जो है आपकी वो पार्टिकल क्या बोल सकते हैं, नेचर, पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करेंगे। तो पार्टिकल नेचर जो है वो E इक्वल टू एच न्यू, याद आया कुछ, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन या एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, क्या बोल सकते हो आप। देखो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, या एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। अब ध्यान रखना, जब भी फोटोन वर्ड आता है तो आइंस्टीन का याद आना चाहिए आपको। ये जो टर्म है वो किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी बेटा, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की थी इसको। और इसको एक्सप्लेन किया था किसने, प्लैंक ने। किसने किया था, प्लैंक ने। तो यहां पे आइंस्टीन का जो कंसेप्ट है वो E इक्वल टू mc² है, और प्लैंक का जो कंसेप्ट है वो क्या है, E इक्वल टू h न्यू।
अब दोनों एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, एक ही चीज को समझा रहे हैं, एक ही चीज को समझा रहे हैं, ठीक है नहीं है, कि भाई जो रेडिएशन है, रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होकर डिस्क्रीट होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, बंडल्स में होती है। उन बंडल्स को प्लांक सर ने क्वांटा बोला, उन्हीं बंडल को आइंस्टीन सर ने फोटोन बोला, ठीक है नहीं है। तो आइंस्टीन का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पता है, और प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। तो अपने जो डी ब्रोगली भाई साहब थे, कौन थे, डी ब्रोगली जी, उन्होंने मौके का फायदा उठाया इन दोनों को सलटने के बाद, मतलब मरने के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं था, इनकी एनर्जीज को इक्वल कर दिया। तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एच सी अपॉन लैम्डा होता है न्यू की वैल्यू, और इसको अपन एम सी डॉट सी, सी से कट गया, और ये बन जाएगा मोमेंटम, ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू पी मोमेंटम। तो आप क्या बोल सकते हो, यहां से ये वेवलेंथ निकाल सकते हो, ये एच अपॉन पी या एच अपॉन एम सी, एम वी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहलाती है डी ब्रोगली, बेटा क्या कहलाती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच आर एसोसिएटेड विद मैटर, which are associated with matter, so any matter can emit radiation known as matter wave। क्या कहलाती है वो, मैटर वेव। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है ये, किसका है बेटा, मैटर वेव जो है मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। बचपन से पसंद था मेरे को फिजिक्स में, हालांकि मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, मेरे को बॉटनी पसंद थी, लेकिन क्या करें, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम, चल रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो ये आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां पे जो बात की गई है वो रेडिएशन के ड्यूअल नेचर की बात की गई है, और यहां पे जो बात की गई है वो पार्टिकल के ड्यूअल नेचर की बात की गई है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से अपन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को असाइन कर सकते हैं। चलो मेरे को एक चीज और आपको बतानी है, आप मेरे को बताओगे, क्या बताओगे, कि ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो रेडिएशन शो करती है, ठीक है कि नहीं है। उन फिनोमिनाओं में से वेव फिनोमिना कौन है, और वेव फिनोमिना कौन सा है, और पार्टिकल फिनोमिना कौन सा है, ठीक है। मैं यहां पे बहुत सारे फिनोमिना लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना, ठीक है। देखो इधर पहला है एब्जॉर्प्शन, क्या भाई, एब्जॉर्प्शन। दूसरा है एमिशन, तीसरा है स्कैटरिंग, नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ है पोलराइजेशन, फिफ्थ है पोलराइजेशन, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और भी हैं, और देखते हैं कौन कौन से हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, काफी हैं यार इतने। आपको केवल यही बताना है कि इनमें से जो फिनोमिना लिखे हैं मैंने, ठीक है, इनमें से कोई फिनोमिना लिखे हैं मैंने, उनमें से कौन तो पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर को शो कर रहा है, और कौन वेव बिहेवियर को शो कर रहा है, कि वेव नेचर को कौन शो कर रहा है, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है कि नहीं है। कोई दिक्कत, आप मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में जाकर, कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको देखेंगे अपन, ठीक है। चलो इसका तो उतारो आप। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, कई पढ़ाने वाले जो है नहीं समझाते, कई समझाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है अपने दिमाग में पहले बेसिक जो होता है वो फिट करने के लिए, कि भाई
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा, यहाँ से कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, अपने दिमाग में तो होनी चाहिए ना, तो समझना आप गौर से। ठीक है, एक बार आप ये फॉर्मेट बना लो, फिर अपन देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में अपन को देखना जरूरी है ये। ठीक है, अब देखो इधर, इसमें हमने क्या किया है, रीजन तो जो लाइट के रीजन मैंने बताए थे उसमें कॉस्मिक रे को कंसीडर नहीं किया है अपने पास। पहला है गामा एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसमें जो मिड पार्ट माना गया है, वो मिड पार्ट जो है वो किसका माना गया बेटा, विजिबल का मिड पार्ट माना गया, ये विजिबल वाला मिड पार्ट, बिल्कुल ठीक है। अब समझना इसमें, ये जो है स्टार्ट हो रहा है विबग्योर, आपने सुना होगा बचपन से, ठीक है, ये देखो विबग्योर, ठीक है। तो इसका जो लास्ट एंड होता है वो रेड होता है, और रेड का निचला हिस्सा इंफ्रारेड कहलाता है। देखो इंफ्रारेड, यहां पे जो नाम लिखा गया है ये इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड, वो इसी कारण से लिखा गया कि इधर रेड था। और विजिबल का एक्सट्रीम अल्ट्रा, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो अपन को एक चीज याद होनी चाहिए कि भाई कौन किसके साइड है, क्यों, क्योंकि विजिबल के मैं जब यूवी के जब मैं पार्ट करूंगा, 3 पार्ट करूंगा, ठीक है, नहीं 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट करेंगे, तो जो विजिबल के पास में होगा वो तो नियर यूवी कहलाएगा, और जो विजिबल के दूर होगा वो क्या कहलाएगा आपका, फार यूवी। इसी प्रकार से आईआर के भी आपके 3 रीजन होंगे, ठीक है। विजिबल के जो पास में होगा वो नियर आईआर कहलाएगा, और जो विजिबल से दूर होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, फार आईआर कहलाएगा। अभी चर्चा करेंगे अपन 1 बाय 1। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये मैंने रीजन जो है 1 2 3 4 5 6 7 रीजन में इसको डिवाइड किया है। हर रीजन की खास बात होती है कि जब कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, नहीं है, उस सब्सटेंस पर ईएमआर इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो बहुत सारे के फिनोमिना देखे जाते हैं। जरूरी ये है कि वो ईएमआर और जो मैटर है एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होने जरूरी है। अगर सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, नहीं है, एक कहावत सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या कुत्ता नारियल का क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें हैं, उनके काम की नहीं है, तो क्या मतलब है, ठीक है, नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सब्सटेंस का सेंसिटिव होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर का मान लीजिए कोई सब्सटेंस इनके प्रति रेस्पॉन्स शो करता है, वो सब्सटेंस एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है, नहीं है। जैसे आपका एनएमआर एक्टिव सब्सटेंस, एनएमआर इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, नहीं है। ईएसआर एक्टिव कौन है, रोटेशनल एक्टिव कौन है, वाइब्रेशनल एक्टिव कौन है, समझ में आई बात, ठीक है। यूवी एक्टिव कौन है, विजिबल एक्टिव कौन है, एक्सरे एक्टिव कौन है, और गामा रे एक्टिव कौन है। सारे एक्टिव इनएक्टिव सब्सटेंस की अपन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करना है, उसी को समझना है। अब समझना आप गौर से, सारी चीजें हैं आपके सामने है, सब कुछ फोकस में रखना, ठीक है। तो देखो इधर आप, सबसे पहले अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। ये गामा रेज है, आपको पता है गामा रेज जो है हाई एनर्जी, क्या होती है बेटा, हाई एनर्जी वेव होती है, रेडिएशन होती है। और ये यहाँ पे जो मैंने है वेवलेंथ लिखी है, क्या लिखी है बेटा, वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर लिखा है, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर यूनिट्स में चल रहा है। क्या लिखा है, सारा सेंटीमीटर यूनिट्स में चल रहा है। तो आप देखो, जिसकी वेव नंबर ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पे जो है गामा रेंज में वो होगा चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि इसका न्यूक्लियस मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है, नहीं है। जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप होता है, और जब भी अपन गामा रेज देने की कोशिश करेंगे तो वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं है, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है एकदम। अब करना क्या है कि जब आप किसी भी न्यूक्लियस को आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर का नाम सुना होगा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन एमिशन, उनसे रिलेवेंट चीजें हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, नहीं है। तो जब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है तो वो बहुत एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी जो है गामा जो रे है उसके इक्वल एनर्जी की होती है, ठीक है, नहीं है। तो यहां से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है वो आती है मोस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी आती है बेटा,
मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में आएगी। सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद में एक्सरे को देखेंगे। एक्सरे की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉलिड स्टेट में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं करवा दूंगा आपको, अभी वो पार्ट बाकी है सॉलिड स्टेट का, वो करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है नहीं है। फिर आप विजिबल यूवी विजिबल पढ़ेंगे, उसके बाद में आईआर पे आएंगे, फिर आपका रोटेशन आएगा। इस प्रकार से अपन इस ऑर्डर में इसको सोल्व करेंगे, पूरे को अपन पूरी की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो आप समझना, ये तो खत्म हो गई मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई मतलब नहीं है। कोई आपसे पूछे मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है बेटा, गामा रे रीजन। ये गामा रे रीजन है। क्या होता है, न्यूक्लियस मॉडिफिकेशन होता है, न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है नहीं है। चलो बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, यूवी विजिबल एक्सरेज की। तो यूवी विजिबल एक्सरेज में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होता है। क्या होता है बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोल दो, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो। अब जब भी कोई दो एटम जो है बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको पता है कुछ इलेक्ट्रॉन कॉमन होते हैं, कुछ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉमन इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मैं एक डायग्राम में दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझना गौर से, समझने की कोशिश करना है इसको डायग्राम को, कि ये दो एटमों की न्यूक्लियस है इधर, ठीक है, न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। ये डायग्राम थोड़ा इधर चला गया, अपन को अपनी सीमा में रहकर ही करना है, आप बना लेना, ठीक है। ये देखो आप, दिख गया, और ये इसके इंडिविजुअल सेल है और ये कॉमन सेल है। तो कॉमन सेल जो होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है नहीं। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को एक्सरेज देते हो तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। किसका ट्रांजिशन होगा बेटा, कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। और कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है आपको, ये क्या बता रहा है, अंदर की स्ट्रक्चर बता रहा है ये, ठीक है नहीं है। तो आपने सुना होगा एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आती है वो इसी कारण से आती है, ठीक है नहीं है। बाकी की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेशन में काम में आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वहां काम में आता है। एक्सरे फ्लोरेसेंस अपने आप लिख लेना, ठीक है नहीं है। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी सुनी होगी आपने, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ, प्रोटॉन डिफ्रैक्शन हुआ, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हुआ, इसी टाइप से। जबकि यूवी विजिबल में क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं। क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें, दूसरा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है। तो यहां पे जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये दोनों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है। क्यों है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ले रहे हैं। तो अपन इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल और केवल यूवी विजिबल और एक्सरे रीजन में आएगी और कहीं नहीं आएगी, ठीक है नहीं है। अगर एक्सरे फ्लोरेसेंस देखना है आपको, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना है, तो आपको एक्सरे रीजन लेना पड़ेगा। और अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना है आपको, ठीक है नहीं है, फास्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस जो जेबलोन्स की डायग्राम में डिस्कस होता है, अगर वो चेक करना है तो आपको यूवी विजिबल रीजन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां बीच में आ गए, यहां से स्टार्ट किया था बीच में, अब उधर से स्टार्ट करेंगे, बीच में आएंगे फिर, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे बीच वाले पोर्शन की। तो यहां पे आप देखोगे, देखो रीजन है आपका, एक तो है रेडियो वेव रीजन और एक है माइक्रोवेव रीजन। अच्छा, माइक्रोवेव रीजन जो है आप समझना, माइक्रोवेव रीजन के आधे पार्ट में और रेडियो वेव रीजन के फुल पार्ट में स्पिन का चेंज होता है, स्पिन चेंज होता है, ठीक है नहीं है। और जो माइक्रोवेव रीजन का पार्ट है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन में चेंज। क्या होता है बेटा,
क्या होता है यहां पे होता है चेंज इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन में चेंज होएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहां पे चेंज होता है चेंज इन स्पिन ऑफ प्रोटॉन, स्पिन ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आप ढंग से समझना, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं है, उसका अगर प्लस हाफ स्पिन है और उसको आप माइक्रोवेव रीजन की लाइट दे रहे हो, माइक्रोवेव रीजन की, तो उसका स्पिन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिन चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं अपन। और स्पिन चेंज का पता वहां लगता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि ये कंडीशन वहां देखने को मिलेगी जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ही बता सकता है कि स्पिन में चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, रेजोनेंस। इसी को अपन ईपीआर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है। कोई डाउट? बिल्कुल इजी है। चेंज इन स्पिन जब आप करोगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा? चेंज इन स्पिन ऑफ प्रोटॉन करोगे, वही चीज ऐसे ही कर लेना, प्लस हाफ से माइनस हाफ, क्योंकि प्रोटॉन का भी स्पिन होता है। ठीक है नहीं है? प्रोटॉन जीरो स्पिन नहीं रखता बेटा, वही। तो यहां पे अपन बात करेंगे न्यूक्लियर स्पिन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर स्पिन चेंज हो रहा है। तो यहां पे लिख लो चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियर स्पिन, स्पिन चेंज हो जाता है न्यूक्लियस का। ठीक है नहीं है? तो न्यूक्लियर स्पिन चेंज होने पर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस यहां पे आएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर, ठीक है नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है अपनी वो एनएमआर ही है, जिसमें नेट जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनएमआर, एनक्यूआर, ठीक है नहीं है? एनपीआर, करेंगे चर्चा इनकी डिटेल से। ठीक है नहीं है? चलो, ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए आपके। उसके बाद में आता है माइक्रोवेव रीजन का आधा पार्ट। देख लो, आधा पार्ट है माइक्रोवेव रीजन का बेटा, और आधा पार्ट है और थोड़ा बहुत पार्ट इंफ्रारेड का है। यानी कि यहां पे आपका, मैं लिख रहा हूं यहां पे आईआर रीजन था। आईआर में इतना रीजन जो है अपन फार आईआर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? फार आईआर। और फार आईआर रीजन तक आपका रोटेशन होगा। क्या होगा बेटा? रोटेशन, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। ठीक है नहीं? और रोटेट करने के लिए आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल में रोटेशन का तभी पता लगेगा जब दोनों जो एटम है रोटेट करने वाले, मॉलिक्यूल में दोनों एटम है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। साइज डिफरेंस होएगा, साइज डिफरेंस होएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा तो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है नहीं है? तो ऐसे मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो रोटेशन का तभी पता लगेगा। तो ये आपकी कहलाएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कोई आपसे पूछे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहां आती है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइक्रोवेव रीजन। कौन सा होना चाहिए? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? माइक्रोवेव। अब ये फार आईआर में क्या लफड़ा है? फार आईआर में आएगा बेटा रमन रोटेशन। कौन सा आएगा? रमन रोटेशन। फार आईआर में रमन रोटेशन आता है। ठीक है नहीं है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कहां पे आएगा आपका? फार आईआर में आएगा। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना, रमन रोटेशन। अब देखो इसमें एक पार्ट और है, ये मिड कर देता हूं, ये मिड आईआर है, मिडिल आईआर। ठीक है बेटा? और ये वाला आ गया आपका नियर आईआर। कौन सा आईआर? नियर आईआर। तीन पार्ट हो गए ना इसके। तो जो विजिबल के पास वाला वो नियर, और जो विजिबल से दूर है वो फार, और बीच वाला मिड। तो मिड में क्या होता है बेटा? वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेशन। आपने सुनेंगे स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन। कौन से? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन। ठीक है नहीं है?
अभी मैं बिल्कुल साफ करके इसको दोबारा बना दूंगा, ठीक है कि एक बार तो अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी। कौन सी आएगी बेटा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मिड आईआर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। और ये देखो आप आईआर, ये नियर आईआर जो पोर्शन है इसमें आता है रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों को कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया नियर आईआर का आ जाएगा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो फार जो नियर आईआर ये पूरी तरह रमन का रीजन है। यहां पे रमन पीक डोमिनेंट होती है। कौन सी होती है? रमन पीक डोमिनेंट होती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की पीक जो है वो जनरली नियर आईआर रीजन में आती है। क्लियर है? तो ये आपका क्या था बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। स्ट्रेचिंग बेंडिंग लिख लेना यहां पे, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो कि भाई CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, देखो ये हो रही है ना स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है नहीं है? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल है, नॉर्मल वाटर में ये स्ट्रेचिंग हो गई, ये कंप्रेशन हो गया, तो ये वाइब्रेशंस है। तो ये इनकी जो चर्चा है अपन तब करेंगे जब इंडिविजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं? अभी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार ये बताया कि कहां पे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होएगा। तो देखो इधर, यहां पे आप जब रोटेशन करवाओगे, क्या करवाओगे बेटा? रोटेशन करवाओगे तो चेंज इन ओरिएंटेशन होगा। चेंज इन ओरिएंटेशन का रीजन माइक्रोवेव रीजन के साथ साथ थोड़ा बहुत फार आईआर भी है, ध्यान रखना। चेंज इन ओरिएंटेशन में क्या आएगा बेटा? माइक्रोवेव तो है ही है, थोड़ा बहुत फार आईआर भी है। और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका वो मिड आईआर और आईआर को मिलकर बना हुआ है। यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाना, अपनी जो स्टडी रूम है उसके ऊपर चिपकाना, और आप देखना 2 से 3 दिन में ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर इसको चाहे उतार के रख देना, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो एक बार पढ़ ली जाती है आदमी कभी भी नहीं भूलता, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके जो फिनोमिना है जो भी आपको मैंने दिए थे उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपन चलेंगे सीधा मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर कि मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हूं नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, या फिर राइट डाउन कर लेना आराम से।